राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लासों में हमने ज्यामिति और क्षेत्रमिति के बारे में बातें करी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, आयतन। और आयतन, चूंकि आयतन जो है वो 3D वस्तुओं या त्रिविमीय वस्तुओं का होता है, इसलिए आज हम घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोले के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये आपके सामने दोस्तों एक घन या घनाभ, आप इसको अभी कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि हम अभी इसके फलकों और शीर्ष और इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसमें इस प्रकार की आकृति जो घन या घनाभ की होती है, उसमें अभी आपको जो आकृति यहाँ पर बनी हुई है ये घनाभ की है। अब हम बात करें इसमें कितने शीर्ष, कितने किनारे और कितनी फलके होती है। तो शीर्षों की बात करें तो जैसे आप अगर एक कमरे में खड़े हो या जहां पर अभी आप देख रहे हो कहीं ना कहीं किसी रूम में बैठे होंगे, तो इस रूम में अगर आप छत पर देखें तो चारों तरफ चार कोने बने हुए हैं छत पर। एक, दो, तीन और ये चार, ये चारों ही कोने क्या है, शीर्ष है। और ऐसे ही अगर आप फर्श पर देखें नीचे, तो नीचे भी एक, दो, तीन और चार, चार ऐसे कोने बने हुए हैं। ये चार नीचे और चार ऊपर, कुल मिला के कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। एक घन या घनाभ में 8 क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। अब हम बात करें किनारों की, तो किनारों से मतलब अगर आप छत पर देखो तो आपको एक, दो, तीन, चार, चार साइड नजर आएगी। ये चारों ही इसके किनारे हैं। ऐसे ही आप फर्श पर देखो तो एक, दो, तीन, चार, चार फर्श पर किनारे नजर आएंगे। उसके बाद ये जो दीवारें साइड में जो कोने, हमने ऊपर का कोना और नीचे के कोने, इनको अगर हम मिलाते हैं तो एक, दो, तीन और चार, चार किनारे यहाँ पर भी नजर आएंगे। तो टोटल जो किनारे रहते हैं घन में या घनाभ में वो होते हैं 12। अब बात करें फलक। फलक का मतलब होता है, दीवारों की बात करें फलकों में, यह एक फलक है। अगर मैं इसको ABCD नाम दे दूं, ABC और D, तो ABCD एक क्या है? फलक, ABCD। ऐसा ही इसके जस्ट सामने एक, दो, तीन, चार, इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर बनेगा। फिर एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे और एक आगे। एक रूप से आप देखें तो आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी चारों दीवारें, ऊपर और नीचे, छत और फर्श और चारों ही दीवारें, ये मिलके एक एक फलक बना रही है। तो फलकों की जो संख्या होती है वो होती है 6। इसमें घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं। तो इस प्रकार से शीर्ष आपके आए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 तो फलक, 8 तो शीर्ष आ गए। किनारों की बात करें तो किनारे का मतलब भुजा समझ लो आप। जैसे अगर मैं इस ABCD को एक आयत या वर्ग लेता हूं, तो इसमें भुजा देखो, AB एक भुजा, BC एक, CD एक और AD एक। तो ये किनारे जो है ये भुजा है। या फिर आपने मकान का निर्माण होते टाइम किसी रूम को बन रहा है और उस रूम पर अगर हम देखें तो उसमें जो बीम निकलते हैं वह बीम एक तरह से किनारों का काम करते हैं। जैसे अगर ये फर्श है तो ये, अगर मैं इस फर्श में देखूं तो ये 2, 3 और ये 4, ये चारों आप यूं समझ लो नींवें बनी हुई है और नींव में बीम पड़े हुए हैं। एक बीम हो गया CD, इसी का कुछ नाम दे दें, इसका कुछ और इसका कुछ, तो 4 बीम तो जमीन पे पड़े हुए। इन चारों बीमों से 4 बीम और निकाले गए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इन 4 बीम के ऊपर 4 बीम और निकाले गए, तो 8 तो बीम हो गए। अब उन 4 बीम जो ऊपर हमने निकाले, जैसे AD और BC ये 2 बीम है, ऐसे ही 2 बीम अगर ये है, अब इनके ऊपर अगर हम छत डालें तो उस छत को भी डालने के लिए उस पर भी 4 बीम डालते हैं, टेढ़े या आड़े बीम जिन्हें बोलते हैं। जैसे AB, फिर एक बीम ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 बीम तो नीचे, 4 छत पे, और 4 बीम इन छत को इन नीचे वाले बीमों पर टिकाने के लिए 1, 2, 3, 4 बीम ये हमने खड़े कर दिए। अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? छत डाल देते हैं। तो मकान का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। तो ये जो होंगे किनारे हैं ये 12 रहेंगे, शीर्ष 8 रहेंगे और फलक 6 रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं घन और घनाभ से शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब घनाभ की बात करते हैं। घनाभ की बात करें तो जो माचिस की जो डिब्बी आपने देखी है माचिस की, तो वह जो आकृति रहती है वह घनाभ की रहती है। और चौक का जो डिब्बा रहता है स्कूलों में प्राय वह घन आकृति, घनाकार या घन के समान आकृति का रहता है। तो अगर आप देखें तो एक तरह से माचिस का डिब्बा है, ठीक है, जिसमें इस साइड ये जो है इसकी लंबाई हम L ले रहे हैं, ये वो साइड है जिस पर हम तिल्ली को रगड़ते हैं। एक तरह से आप ऐसे देखें तो ये तो होगी L, यह B जो है इसकी चौड़ाई होगी, जहां से हम इसको प्रेशर करके तिल्लियों को बाहर निकालते हैं।
तो ये तो होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, और ये रही उसकी ऊंचाई। जो माचिस इतनी सी मोटी जो रहती है साइज में ऊंची, वो होगी उसकी ऊंचाई। तो एक तरह से घनाभ को आप माचिस के डिब्बे के समान समझे। तो ये हो गया एल, बी और एच। यह इसकी लंबाई है, यह इसकी चौड़ाई है, और यह इसकी ऊंचाई है। अब बात करें घनाभ का आयतन। अब अगर घनाभ के आयतन की बात करें तो जो घनाभ का आयतन रहेगा वो रहेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करके उसी में ऊंचाई का गुणा भी आप करोगे तो आयतन आ जाएगा। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण जो रहेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच अंडर रूट एच स्क्वायर। अंडर रूट एल मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यह रहेगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला। तो जो विकर्ण की अगर हम बात करें घनाभ की, तो इसका जो विकर्ण रहेगा वो इस प्रकार से बनेगा। एक तरह से देख ले आप, रूम का एक साइड का ऊपर का कोना और दूसरी साइड का नीचे के कोने को में मिलाना है, तो ये क्या रहेगा, इसके घनाभ के विकर्ण की लंबाई रहेगी। अब ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या रहेगी, एच स्क्वायर रहेगी। अब ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे रहेगी वो भी आप देख ले। अगर ये घन का विकर्ण है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये देखो, ये इसमें लंब का कार्य करेगा और ये आधार का कार्य करेगा। अब लंब की बात करें तो ये तो हो गया एच, आधार की बात करें तो ये एल है, तो ये दूरी क्या है, स्मॉल बी। तो यह इन दोनों में एल है, ये बी है, तो ये इसका कर्ण रहेगा। इसकी जो लंबाई रहेगी वह रहेगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब यहाँ कर्ण निकालना तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, तो अपने आप ये निकल कर आ जाएगा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है चारों दीवालों का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, मतलब फर्श का क्षेत्रफल। तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल हम बात करें तो देखो, जितना इस सामने वाली दीवाल का क्षेत्रफल रहेगा उतना ही पीछे वाली दीवाल का रहेगा, जितना इस वाली दीवाल का क्षेत्रफल रहेगा उतना ही इधर वाली दीवाल का क्षेत्रफल रहेगा, और जितना ऊपर की छत का क्षेत्रफल रहेगा उतना ही फर्श का क्षेत्रफल रहेगा। इसलिए इन सभी के क्षेत्रफल को एक बार लिखकर और इनमें 2 का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 दीवारें सेम है, ये वाली और ये वाली। इधर 2 दीवारें सेम, ये पीछे वाली और आगे वाली, और छत और फर्श का जो क्षेत्रफल रहेगा वह सेम सेम रहेगा। तो यहाँ लंबाई गुणा अगर एल गुणा बी करा, एल गुणा बी करते ही ये फर्श का क्षेत्रफल आ गया, बी गुणा एच, बी गुणा एच करते ही इस वाली दीवार का क्षेत्रफल आ गया। जो इसका है वही इसका रहेगा, जो फर्श का है वो छत का रहेगा। और एच गुणा एल, एच गुणा एल करते ही इस पीछे वाली, या आप देख लो तो पीछे वाली दीवार या आगे वाली दीवार में भी ये एच रहेगी, तो एच गुणा एल करते ही इस दीवार का भी क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो तीनों ही दीवारों का क्षेत्रफल लिख के उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 6 ही दीवार का क्या गया, क्षेत्रफल आ गया। तो यह क्या रहता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ की ऊर्ध्वाधर फल को या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। वक्र आए, पार्श्व आए या ऊर्ध्वाधर फलक आए, तो वहां पर जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या रहेगा, क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक तरह से देखे तो जहां पर छत की और फर्श के क्षेत्रफल को छोड़ के चारों ही दीवालों का क्षेत्रफल जो रहता है उसे वक्र पृष्ठीय ऊर्ध्वाधर फल को या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब जब वक्र पृष्ठीय ऊर्ध्वाधर फल को या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो उसमें आपको क्या करना है, फर्श को और छत को छोड़कर जो बची हुई चारों दीवारें हैं, इन चारों ही दीवालों का हमें क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं प्रश्न पूछा जाए किसी कमरे की दीवालों को रंगने में कितना खर्च आएगा, और उस खर्च का रेट आपको दी हुई हो 24 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, या 24 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, जब आपसे वो खर्चा पूछा जाए या दीवालों को रंगने में कितना क्षेत्रफल चाहिए, तो उसमें आपको इन चारों ही दीवालों का क्षेत्रफल निकालना है। फर्श और छत का वहां पर क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्योंकि अगर आप 4 दीवालों को रंग रहे हो तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस फॉर्मूले से हल करना है। नेक्स्ट हम बात करें घनाभ के बाद घन की। तो घन में जो रहती है चारों ही भुजाएं, जो घन रहेगी इसमें सारी जो भुजाएं रहेगी वो समान रहेगी। भुजाओं का मतलब बात करें तो किनारे, तो घनाकार आकृति रहती है वो सेम आकृति की रहती है। तो इसमें जो आयतन रहेगा, ये भी भुजा ए, ये ए, ये ए, तो
तो आयतन क्या रहेगा इसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान क्या रहता है, सेम रहता है। तो घन का आयतन क्या रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ए गुणा ए गुणा ए, तो आयतन क्या हो जाएगा ए क्यूब। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर ये 6 फलकों की हम बात करें तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए गुणा ए, लंबाई गुणा चौड़ाई ए स्क्वायर। इसका बात करें तो ए गुणा ए, इसका भी ए स्क्वायर। तो इस प्रकार 6 फलकों का क्षेत्रफल ए स्क्वायर रहेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुणा ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करें ऊर्ध्वाधर फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊर्ध्वाधर फलक में वही बात आ गई, चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक से एक फलक का क्षेत्रफल आ रहा है ए स्क्वायर और हमें 4 फलक लेने हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। इसमें जो विकर्ण रहता है वो रहता है अंडर रूट 3a। इसमें विकर्ण का जो मान रहेगा, जैसे इसमें अगर मैं विकर्ण बनाऊं तो इस विकर्ण की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी अंडर रूट 3a। जो फलक है उसका जो किनारे की लंबाई है उसको अंडर रूट 3 से आप गुणा करेंगे तो विकर्ण का मान आ जाएगा। घन के बाद हम बात करते हैं त्रिभुज की। यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त को मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम बेलन और शंकु को जब पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे त्रिभुज और जो वृत्त है इनकी ज्यामिति में इनको सिलेबस में लिया गया है, इसलिए ज्यामिति वाले पार्ट में मैंने इनकी ज्यामिति से संबंधित थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। लेकिन क्षेत्रमिति में त्रिभुज और वृत्त का नहीं दिया गया है, वहां पर आपको आयत और वर्ग के बारे में या चतुर्भुज चतुर्भुजाकार आकृतियों के बारे में दिया गया था। उनकी क्लास में इससे पहले ले चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों एक साथ कंप्लीट कर दी थी। अब हम त्रिभुज की बात करें तो इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनकी आवश्यकता हमको पड़ेगी उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज की बात करें तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार अगर मैं मानूं BC इसका आधार है, और इसमें अगर हम ऊंचाई h ले लेते हैं, अगर मैं इसमें h ऊंचाई ले लेता हूं तो क्षेत्रफल होगा 1/2 BC, मतलब a दूरी इसकी है, तो यहां से अगर आएगा तो 1/2 a गुणा h, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, ये जो तीनों भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है इनका योग क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा। अब बात करें हम किसी त्रिभुज की जिसमें हमें उसकी तीनों भुजाओं का माप दे रखा हो, जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए बी भुजा सी लंबाई की है, बीसी भुजा ए लंबाई की है और एसी भुजा बी लंबाई की। इस प्रकार का अगर कोई त्रिभुज दे दे जिसमें हमें भुजाओं का माप दिया हुआ हो, अब वहां पर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल, इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, जो त्रिभुज का पूरा परिमाप रहता है भुजा ए बी और सी, जो इनकी लंबाइयां है भुजा एबीसी की, ए बी और सी तीनों का जोड़ बटा 2। ए बी भुजा की लंबाई सी है, बीसी की लंबाई ए है और एसी की लंबाई बी है। इन तीनों ही भुजाओं की जो लंबाइयां हैं उनका जोड़ बटा 2, ये रहेगा अर्ध परिमाप, इसको हम एस कहेंगे। और जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर एस का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो हमें दिया हुआ है उसमें 2 का भाग देंगे, जो आ जाएगा एस का मान। उस एस का मान यहाँ रख के उस एस में से एक बार ए को घटाएंगे, एक बार बी को घटाएंगे और एक बार सी को घटाएंगे। इस प्रकार हम उससे क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब अगर त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहता है वो रहता है 1/2 आधार गुणा लंब, यह आधार और यह लंब। और जो यह कर्ण रहता है इसका मान रहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का जो अगर क्षेत्रफल की बात हो तो उसे हम लिखेंगे 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त को भी मैंने ज्यामिति में अच्छे से समझा दिया था, पर यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं और परिधि की बात कर रहे हैं। तो आप देखें यह जो वृत्त है ये इसका केंद्र है, तो यह तो होगी इसकी त्रिज्या। अगर इसी केंद्र को मैं आगे बढ़ा दूं, यहाँ पर मिला दूं, तो ये जो पूरी लंबाई होगी ये वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि की बात करें, परिधि का मतलब इस आकृति की, तो वृत्त की जो परिधि रहती है वह रहती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो यह होता है πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसी वृत्त को मैं काट के अर्धवृत्त बना दूं तो अर्धवृत्त की जो परिधि रहेगी वह रहेगी πr + 2r। अब ये πr कैसे आया, यह पूरा वृत्त था तब परिधि थी 2πr, अब मैंने इसको आधा कर दिया, इसको जैसे ही हमने आधा काटा तो ये जो एरिया रहा ये तो रहा 2πr/2 मतलब πr, और अब परिधि में ये लाइन और जुड़ गई पूरी, क्योंकि पहले तो हम बस गोल गोल घूम रहे थे तो वहां पर तो परिधि 2πr थी, लेकिन अब हम इतना तो इस पर चलेंगे, मतलब πr तो इतना चलेंगे, क्योंकि पहले 2πr चल रहे थे, अब आधा हो गया तो πr चलना पड़ेगा।
अब जो ये लाइन जो आई इसमें जो व्यास है एक तरह से वृत्त का, इसको भी तो हम परिधि में ही मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह रहेगी 2r, वह भी परिधि में आ जाएगी। तो अर्धवृत्त की परिधि मतलब होगा पाई आर प्लस 2r। यहाँ परिधि से मतलब होता है जो वृत्त है इसके चारों ओर आप घूमो तो आप कितनी दूरी चले उसे वृत्त की क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अब ये अगर ये अर्धवृत्त हो गया तो हम यहाँ से चले ऐसे गए और फिर इस पर ऐसे आए, तो यहाँ से यहाँ तक चले वो तो पाई आर चले, पर यहाँ से फिर यहाँ तक आए वो कितना हो रहा है, 2r हो रहा है। तो वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं वलयिका का क्षेत्रफल। आपको कोई वलयिका दे दी, जैसे यह एक एरिया है, अब इसके अंदर यह यूं समझ लो आप एक वृत्त है जिसमें ऐसे लाइनिंग कर दी गई, उसके अंदर एक और वृत्त बना दिया गया। अब ये पूछ रहा है इस एरिया का क्षेत्रफल वलयिका, जैसे हमने क्षेत्रमिति में पढ़ा था, क्षेत्रमिति में भी हमने देखा था जैसे आयताकार और वर्गाकार आकृतियां थी या मैदान थे, उनके अंदर या बाहर की तरफ रास्ता बना रहे थे तो हम उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते थे। ऐसे ही आपको वृत्ताकार मैदान देके, वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है उसके अंदर, जैसे ये वृत्ताकार मैदान है इसके अंदर उन्होंने एक और वृत्ताकार छोटा सा मैदान बना दिया और ये बनाया, इन दोनों के बीच में ये जो ये रास्ता है। तो अब इस रास्ते का क्षेत्रफल इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वलयिका का क्षेत्रफल क्या रहेगा, इसमें जो बड़ी त्रिज्या क्या है R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कर दिया पाई R1 स्क्वायर। तो जो वलयिका है या ये रास्ता एक तरह से आप समझे, इसका हमें क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इस प्रकार से वलयिका का क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बेलन की। यहाँ पर मैंने त्रिभुज और वृत्त इसलिए पढ़ा है क्योंकि बेलन की जब आकृति की बात होगी तो इसमें जो नीचे रहेगा ये वृत्त रहेगा, और वृत्त के जो परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल उससे संबंधित चीजें यहाँ पर आएगी अभी, इसलिए मैंने उसको आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो वृत्त रहेगा उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा और उसकी परिधि क्या रहेगी। अब बात करें बेलन के आयतन की। जो बेलन का आयतन रहता है ये रहता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखो आप, आधार क्या है बेलन में, ये रहा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये एक तरह से वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसकी ऊंचाई बात करें तो ये केंद्र, एक वृत्त यहाँ, इसका केंद्र यहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर h है तो इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो वृत्त बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर गुणा h, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कितने ऊपर तक गए, तो पाई आर स्क्वायर गुणा h, ये क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। अब बात करें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का वही मतलब होता है जैसे हमने अभी इससे पहले घन या घनाभ में पढ़ा था, ये चारों दीवारें हैं, इन्हीं को हमें लेना, ऊपर और नीचे को छोड़ना है। तो ये घन है, ये क्या है, बेलन है, तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र लेना, बस ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ना। तो ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, इन दोनों वृत्तों को छोड़कर ये जो चारों तरफ से जो रहेगा उसी को हमें लेना है। तो अब देखो आप, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर गुणा h। 2 पाई आर क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो परिधि वो है 2 पाई आर, और वो परिधि कितनी हाइट तक जा रही है, h हाइट तक जा रही है, इसलिए इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर गुणा h। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो था 2 पाई आर गुणा h। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हमने क्या चीजें छोड़ी थी, एक तो छत का क्षेत्रफल और एक फर्श का क्षेत्रफल या जमीन या नीचे वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल। एक तो ये क्षेत्रफल छोड़ा था, एक ये छोड़ा था, और ये दोनों ही क्या है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल और अगर मैं वक्र पृष्ठ में जोड़ दूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल जोड़ा मैंने पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर है तो ये भी क्या रहेगी, आर ही रहेगी, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का हमने देख लिया 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ मतलब ये जो ये पूरा गोल गोल है यहाँ से लेके नीचे तक के बीच में जितना भी एरिया है उसको, ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब नीचे नीचे का जो ये हमने छोड़ा था एरिया, इसको हमने भी ले लिया पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, ऊपर वाले गोले का या ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर गोला नहीं है, वृत्त और गोले में फर्क पड़ता है। वृत्त जो रहता है एक तरह से आप देखिए, जो चूड़ी रहती है वो वृत्त है, और गोले की बात करें तो जो बॉल रहती है खेलने की, क्रिकेट खेलने की, वह गोला है। ठीक है दोस्तों, वृत्त और गोले में आप फर्क समझे। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो ऊपर वाला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई
आर एच, पर ये टुकड़ों में इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। अब खोखले बेलन में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन, देखो वो तो एकमात्र बेलन था, अब बेलन, बेलन के अंदर एक छोटा सा बेलन, अब इनके बीच की जो ये जगह की बात करें, ये वाली, इसका आयतन पूछा है, तो बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन का आयतन घटा दो। मान लो बड़े बेलन की त्रिज्या है कैपिटल आर, बड़ा बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर, और छोटे बेलन की त्रिज्या हम ले लेते हैं स्मॉल आर। तो बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन का आयतन अगर हम घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, तो प्रयुक्त पदार्थ का हमें क्या पता चल जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एच और जोड़ना है, एक मिनट, आप इसको ऐसे लिखें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब बड़े बेलन का आयतन में से हमने छोटे बेलन का आयतन हटा दिया, तो यहाँ से आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा, प्रयुक्त पदार्थ का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकु की। पहले मैं आपको घन घनाभ बेलन और शंकु और गोले के बारे में फॉर्मूले बता रहा हूँ, इसके बाद हम सवालों पे आएंगे ताकि आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर रहे, आयतन कैसे निकालते हैं, वो किस प्रकार से सवाल रहेंगे वो आप फिर बाद में समझेंगे। अब बात करते हैं हम शंकु की। तो शंकु में भी देखो नीचे तो रहता है एक वृत्त और उसके ऊपर इस प्रकार की आकृति बनी रहती है। तो ये जब छोटे बच्चों के बर्थडे मनाते हैं तो उसमें उनको एक केप पहनाते हैं, तो ये उसी केप के समान आकृति है, ये शंकु ही है। अब शंकु में जो बात करें हम, तो अगर ये कोई शंकु का वृत्त है, ये उसकी त्रिज्या आर रहेगी, ये भी आर ही है, क्योंकि ये मैंने आगे की तरफ इसको बनाया तो आपको ऐसा नजर आ रहा है ये आर है और ये आर नहीं होगी, आर से बड़ी होगी, नहीं, ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, नीचे पूरा वृत्त है, ये जो दूरी है ये भी क्या है, आर ही है, यहाँ से यहाँ तक ये होगी आर। ये शंकु की ऊंचाई h हो गई, ये h है, ये r है, तो ये क्या रहेगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई l। इस r से इस शंकु के शीर्ष को मैं मिलाऊंगा तो ये तिर्यक ऊंचाई l रहेगी, ये शंकु की लंबवत ऊंचाई रहेगी h और ये शंकु की त्रिज्या रहेगी r। अगर इस l की बात करें तो ये h है, ये r है, और अगर ये कोण जो रहता है 90 डिग्री का रहता है, तो जो l रहता है ये बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो एल रहेगा वो बराबर रहेगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का मतलब है, अब इसमें ऊपर तो छत तो है नहीं, बस ये नीचे जो है ये फर्श है, इस फर्श को छोड़ के बचा जो एरिया है उसको वक्र पृष्ठ बोलेंगे। उसका जो क्षेत्रफल रहेगा वह रहेगा पाई आर एल, क्या रहेगा, पाई आर एल। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, अब हमने जो नीचे जो वृत्त छोड़ा था इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ले लो और इस पूरा जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल भी ले लो, तो कुल जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था वो लिया था पाई आर एल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया तो पाई आर गुना आर प्लस एल। आप तो बेसिक फॉर्मूला याद रखें, नीचे का क्षेत्रफल प्लस जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। शंकु के आयतन की बात करें तो इसका जो आयतन रहता है वो रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का यह क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोले की। गोले को आप एक तरफ से समझे तो ये गोला जो रहता है ये गेंद रहता है बॉल। अब बॉल जो रहती है उसका इसका बस पृष्ठीय ही क्षेत्रफल ही रहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की इसमें बात नहीं होगी क्योंकि आकृति ही गोलाकार है, इसमें हम छोड़े क्या, ना फर्श है ना छत है। फर्श या छत की बात होती है तो वहां पर तो हम उस एरिया को छोड़ देते हैं, अब यहाँ तो आकृति ही गोलाकार है, इसमें कोई फर्श और कोई छत तो है नहीं, तो इसका बस पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के आयतन की बात करें तो इसका फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर खोखले गोले की बात हो तो वही जो बड़ा गोला रहेगा उसके आयतन में से छोटे गोले का आयतन घटाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। जैसे हमने अभी वलीका का देखा था, ऐसे ही अगर एक कोई बड़ा गोला है उसके अंदर एक छोटा गोला है, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, स्मॉल गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो बड़े गोले का आयतन में से छोटे का घटा देंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, खोखले गोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें
अर्धगोला, खोखले गोले का आयतन से मतलब ये है कि ये जो बीच का एरिया है ना, ये आएगा, अगर एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला बना दिया। अब अर्धगोले की बात करें, अब जैसे गोले को बीच से काट दिया और क्या बना दिया, अर्धगोला, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा पूरे गोले का 4πr², तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो 2πr² में πr² और जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एरिया तो हो गया 2πr²। अब इसमें अगर इसको काट दिया तो यार नीचे एक देखो इसमें क्या मिल गया, इसको फर्श मिल गया, या एक तरफ से बात करें तो इसको आधार मिल गया कि ये इसके ऊपर टिका हुआ है, या ये जमीन हो गई। इसको फर्श मान लो, आधार मान लो, या जमीन मान लो, जिसके ऊपर हमने इसको एक डोम टाइप ऐसा बनाया हुआ। तो इसका एरिया भी आएगा। अब ये क्या रहेगा, ये वृत्त रहेगा। ये आपको नजर ऐसा आ रहा है, लेकिन हम जो बॉल को काटते हैं तो उसको रखेंगे तो दिखी ऐसी रहेगी आपको 3D में, लेकिन इसके नीचे जो ये पूरा वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ेगा कुल पृष्ठी में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² हो गया था। कुल पृष्ठी की बात करें तो 2π² + πr², जो नीचे वाला क्षेत्रफल है ये भी जुड़ेगा, तो कितना हो गया 3πr²। और अर्धगोले का आयतन क्या होगा, पूरे गोले का होता है 4/3 πr², इसका आधा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 πr²। ठीक है दोस्तों, ये हो गई थ्योरेटिकल बात, या आपको मैंने इसके जो फॉर्मूले थे वो बताया। अब हम सवालों से शुरुआत करेंगे। देखो पहला प्रश्न, दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। यह आकृति आपको देखने पर क्या लग रही है, घनाभाकार लग रही है। तो घनाभ का जो आयतन था वो क्या था, घनाभ का आयतन अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ पर आपको तीनों दे रखी, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई और ये लंबाई है। इन तीनों का गुणा कर दो, लंबाई 3y, चौड़ाई y, ऊंचाई 2y, कितना आया 3 दूना 6, 6y³। 6y³ कौन से ऑप्शन में है, ये सी रहेगा ऑप्शन, 6y³ सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, तो सी ऑप्शन था 6y³, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। अब ये प्रश्न आप देखो, एक घनाभाकार बॉक्स से, एक बॉक्स से जो घनाभाकार है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर चौड़ाई है, 4 मीटर इसकी लंबाई है, और 8 मीटर ये क्या है, ऊंचाई। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब घनाभाकार बॉक्स से इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके, घनाभ के। घनाभ की चलो मैं आकृति आपको बना के बता देता हूँ। मान लो ये क्या है, ये घनाभ आपको दे दिया है। इसके आपकी वक्र पृष्ठ की ऊंचाई ये 8 आ गई, चौड़ाई 3 ले लेते हैं, और लंबाई कितनी 4 है। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, मतलब छत को और फर्श को छोड़ना है, चारों एरिया जो चारों दीवारें हैं इनका एरिया लेना है। तो अब देखो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जब भी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात होए तो आपको लंबाई को ऊंचाई से गुणा करना है और चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करना। बस लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा मत करना, क्यों? क्योंकि जैसे लंबाई और चौड़ाई आपस में गुणा हुई तो छत का क्षेत्रफल आ जाएगा, और नीचे भी लंबाई चौड़ाई आपस में गुणा हुई तो फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें यह 2 बार लेना रहता है, तो हमें इन दोनों को छोड़ना है, फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। तो हमें काय का लेना है, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है, इसलिए हमने लंबाई गुणा चौड़ाई को एक बार भी नहीं लिया। बस हमें 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई लेना है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई है 4 और ऊंचाई है 8, प्लस चौड़ाई कितनी है 3 और ऊंचाई है 8। इसको हम कैलकुलेट करें, 2 गुणा 8 चौक 32 प्लस 8 तिया 24। ठीक है, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। यहाँ से हम कैलकुलेट करें, 4 और 2 6, 3 2 5 56, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 212 जो रहेगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दे रखा है इसलिए मीटर स्क्वायर। एक आप यूनिट का भी याद रखें, जो प्रश्न में यूनिट दे रखी है आंसर उसी में आएगा, 112 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा इसका वो आएगा 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर इसी वक्र पृष्ठ की जगह इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देते तो हम इन दोनों क्षेत्रफल को और इसमें क्या कर देते, जोड़ देते। जैसे यहाँ चौड़ाई गुणा ऊंचाई थी तो यहाँ प्लस एक और आ जाता, लंबाई गुणा चौड़ाई। उस फॉर्मूले को हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले को इसमें यूज कर लेते हैं। इसमें हम 6 ही फलकों का क्षेत्रफल इसमें निकाल लेते। तो जो आपका आंसर आया हुआ है 112 मीटर स्क्वायर, ये रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो, आप छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर विमा के एक कमरे में रखा जा सकता है। अच्छा, तो कमरा बना देते हैं पहले। मान लो ये कमरा आपने बनाया। अब ये यूं कह रहा है प्रश्न में कि यह मान लेते हैं ये ऊंचाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और लंबाई भी 10 मीटर है। तो अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम लंबाई की छड़ का मतलब क्या रहेगा, इसका जो विकर्ण रहेगा वही तो सबसे अधिकतम लंबाई का छड़ रहेगा जो इस कमरे में हम रख सकते हैं। तो अधिकतम लंबाई की छड़ रहेगी वो ये विकर्ण रहेगा। इस विकर्ण की बात कर रहा है। तो घनाभ या घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर घनाकार आकृति नहीं है, यहाँ घनाभाकार है। क्यों? क्योंकि चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई का मान समान नहीं है। तो अब अगर हम बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण का फॉर्मूला जो था घन आपका वो था लंबाई का स्क्वायर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो अंडर रूट लंबाई 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 10 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अंडर रूट आता है 100 प्लस 55 के 25 प्लस 100। इसको अगर कैलकुलेट जोड़े हम तो आता है अंडर रूट 225। और अंडर रूट 225 जो होता है ये मान किसका होता है, 15 का। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो जो कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ रहेगी वो क्या रहेगी, 15 मीटर। तो 15 मीटर कहाँ ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्नों में ही, एक घन की सभी भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात करो। घन की सभी भुजाओं का योग कितना है, 60 है। घन में कितनी भुजाएं होती है, भुजाओं का मतलब किनारे। तो हम देखें अभी घन की आकृति बना देते हैं। यह रहा घन, इसमें भुजाएं कितनी, भुजाओं का मतलब जैसे आयत और वर्ग में भुजाएं रहती थी ऐसे ही इसमें भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 ऊपर, 5 6 7 8, 4 नीचे, 8 हो गए और ये 4 खड़े खंभे, कितनी होगी 12। तो भुजाएं कितनी होती है, तो घन में भुजाएं होती है, भुजाएं कितनी है 12। और उनका योग कितना दे रखा है, भुजाओं का योग दे रखा है 60 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी होगी, एक भुजा बराबर हो जाएगी 60 में 12 का भाग दे दो 5 सेंटीमीटर। तो ये जो घन दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर भुजा का दे रखा है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, क्योंकि घन में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3। तो भुजा क्या है 5, भुजा की घात 3, 5 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 125। काय में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर की घात 3। तो 125 सेंटीमीटर की घात 3। तो सी ऑप्शन जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और उसका क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ पर बात करें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय का मतलब इसमें 6 ही पृष्ठ आ गए, इसमें छत और फर्श दोनों को भी शामिल कर लिया गया। वक्र पृष्ठीय रहता तो बस चारों दीवालों को शामिल करते। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 2904। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर ही तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये हो गया 2904, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2904 बटा 6। यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर को कैलकुलेट करें तो आता है 484। तो ए स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 484, जिसका मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अंडर रूट 484 का मान रहता है वो रहता है 22। तो यहाँ से हम बात करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी 22 सेंटीमीटर। ए का मतलब क्या हो गया, घन की क्या है भुजा। अब पूछा क्या है, घन का आयतन। अब हमें भुजा पता चल गई तो आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, भुजा की घात 3, मतलब 22 की घात जो 3 लगा दें हम तो इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। और अगर हम 22 की घात 3 को कैलकुलेट करें तो इसका मान जो आता है वो आता है 10648। 10648 इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये इसका मान रहेगा। तो 22 गुणा 22 गुणा 22 करना है, 22 गुणा
22 गुणा 22 करना है, और 22 का एक स्क्वायर तो आपको पता ही है 484, इसमें आप 22 का गुणा करो तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10,648। तो 10,648 सेंटीमीटर क्यूब कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? इस घन का आयतन हो जाएगा। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, उससे आपने क्या निकाला? भुजा निकाली, और भुजा आने के बाद तो आयतन आप भुजा के फॉर्मूले से निकाल ही सकते हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो रहेंगे वो फॉर्मूले ही एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। वहीं से आपको सबसे बढ़िया बात है, घन में तो आपको बस एक भुजा ज्ञात होनी चाहिए, उसके अलावा आप सब निकाल सकते हो। बस ए का मान आपको कैलकुलेट कहीं से भी करके निकालना है, फिर वो जो भी पूछे आप उसमें घन में निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक धातु के घनाभ की विमाएं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया गया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस प्रश्न को देखो, एक धातु का घनाभ था, उसकी हमें विमाएं दे दी, घनाभ का पूरा आकार दे दिया, उसको पिघलाकर क्या बनाया गया? घन बनाया गया। तो उस घन को, घनाभ का अगर हम आयतन निकाल लें तो उसको जब जैसे ही हम घनाभ को पिघलाएंगे तो उस घनाभ का जो आयतन रहेगा उसी तो आयतन से घन बनेगा। जितना माल उस घनाभ में यूज किया गया उसको बनाने के लिए, उसी माल से तो हम घन बनाएंगे। तो हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, उस घनाभ के आयतन को हम घन के आयतन के फॉर्मूले के बराबर रखेंगे, वहां से हम घन की क्या निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे, और घन की भुजा पता चलने के बाद तो हम उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, घनाभ की विमाएं दे रखी है तो घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ही रखी है, विमाएं अपने आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, 50 गुणा 40 गुणा 32। अगर मैं 50 गुणा 40 गुणा 32 करूं तो यहाँ से मुझे घनाभ का आयतन प्राप्त होगा 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ गया घनाभ का आयतन। अब अगर इस घनाभ का आयतन 64,000 सेंटीमीटर क्यूब है तो एक तरह से देखें तो घनाभ जो है उसको 64,000 सेंटीमीटर क्यूब कोई पदार्थ है या कोई धातु है उससे मिलाकर इसको बनाया गया। तो जितनी धातु इसमें घनाभ को बनाने में लगी, इसी धातु से तो घन बनेगा। तो यह घन का आयतन भी क्या रहेगा? यही रहेगा। तो घन का आयतन क्या रहेगा? घन का आयतन, जो घनाभ का आयतन है उसी से तो घन बन रहा है, इस घनाभ से घन बन रहा है, तो जो घनाभ का आयतन है वही घन का आयतन रहेगा। यह भी कितना रहेगा? 64,000 रहेगा। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? भुजा क्यूब। तो भुजा a की घात 3 बराबर क्या है? 64,000। अब यहां से अगर मैं बात करूं a की, तो a का मान क्या आएगा? a का मान हम यहां से निकालते हैं तो a की वैल्यू कैलकुलेट आती है 40 सेंटीमीटर आएगी। 40 का हम 3 बार गुणा करें तो 64 आता है। देखो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, और 3 जीरो उसके पीछे अपने आप लग जाए। तो a की वैल्यू आई 40। a मतलब जो घन है उसकी भुजा आ गई हमारे पास, कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो अभी देखो आप, अब हमारे पास घन की भुजा है। अगर मैं यहाँ पर एक घन बना दूं, इस घन की भुजा हमारे पास क्या है? a आएगी। a का मान आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा है। और हमें पूछा क्या? वक्र या संपूर्ण पृष्ठीय पूछा है। अगर वक्र पृष्ठीय पूछता तो मैं 4a स्क्वायर करता। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय पूछा, मतलब 6 ही फलकों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a स्क्वायर। 6 गुणा 40 की घात 2 बराबर 6 गुणा 4 चौक 16, 1600। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 6 गुणा 4 चौक 16, 1600 हो गया, 16 छंग 96, 9,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? ये रहा 9,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करें, एक कमरा जो है 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, उसकी चारों दीवारों पर कलर करने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा? अब कमरा है, इसकी चारों दीवारें दे दी। देखो ये रहा आपका कमरा, इसमें कह रहा है ये लंबा कितना है? 15 मीटर। ये 15 मीटर लंबा कर दिया, 10 मीटर चौड़ा, चौड़ाई इसकी हम 10 मीटर कर देते हैं, ऊंचाई इसकी 3 मीटर दे रखी है। यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा लंबा बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 3 से, ये तो इनसे ज्यादा है। आप इसको 3 मीटर ले, ये ऊंचाई 3 मीटर है, चौड़ाई 10 और ये 15 मीटर। इसके चारों दीवारों पर कलर करने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। चारों दीवारों पर कलर करना मतलब क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ या ऊर्ध्वाधर पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, ये तीनों एक ही बात है। मतलब इन चारों दीवारों का निकालना है, छत और फर्श को हमें छोड़ना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ही है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला रहेगा 2 गुणा
बस लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा मत करो, लंबाई गुणा ऊंचाई करो प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस लंबाई और चौड़ाई का गुणा नहीं होना चाहिए। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई का गुणा नहीं होगा घनाभ में, लंबाई गुणा ऊंचाई होगा और चौड़ाई गुणा भी ऊंचाई होगा। तो 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई करना है, तो लंबाई है 15, ऊंचाई है 3, तो 2 गुणा 15 गुणा 3 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 गुणा ऊंचाई कितनी है 3। यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 2 गुणा 15 थी 45 प्लस 10 दिया 30। यहाँ से कैलकुलेट होगा 75 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। तो 150 मीटर स्क्वायर क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल हमें पता है और दे रखा है, कलर करने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर से खर्च आएगा, तो खर्च कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग मीटर, और 20 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, वर्ग मीटर के हिसाब से इसका खर्च आ गया। तो 150 गुणा 20 कर दो, 15 दूनी 30, 3000 रुपए जो रहेंगे इसको खर्च कराना, इसको कलर कराने का क्या रहेगा खर्चा रहेगा। तो 3000 का आंसर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आप याद रखें, जब तक वो नहीं कहें कि आपको छत और फर्श पे भी कलर कराना, तब तक जो छत की जो मकान की दीवारें हैं इनके वक्र पृष्ठ का ही हम क्या रहेंगे, एरिया लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का आयतन ज्ञात करो। अब देखो आप, इस प्रकार का प्रश्न भी आप देखो, घनाभ की आसन्न फलकों, मान लो ये घनाभ ले लिया हमने, ठीक है। अब इनकी, इसकी आसन्न फलक का मतलब होता है 3 ऐसे फलकें जो आपस में जुड़ी हुई हो। तो 3 फलकों को देख लो आप, एक तो ये दीवार मान लो, एक ये और एक ये, 3 दीवारें लगातार ले लो। आपके कमरे की कोई सी भी 3 दीवारें लगातार ले ली, ये दीवार होगी, एक दीवार ये होगी और एक ये पीछे वाली दीवार होगी, तीनों दीवारें मैंने ले ली। अब ये कह रहा है तीनों दीवारों का फलकों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस नीचे वाले का फर्श का, ये इधर साइड फर्श वाली दीवार, फर्श को ले लेता हूँ या फिर इस दीवार को ले लेता हूँ सामने वाली, ये जो सामने वाली दीवार है इसका क्षेत्रफल हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर वाली दीवार का हो गया, ये जो ये वाली दीवार है साइड वाली, इस दीवार का क्षेत्रफल हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो दीवार है पीछे वाली है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये इधर लास्ट वाली पीछे की साइड वाली जो दीवार है, ये दीवार जिस पर ये स्मार्ट टीवी लग रही है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, जस्ट पीछे वाली ये रहेगी इसकी दीवार, इसका क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इस दीवार का और इस पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल आपको पता है, और हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का जो आयतन रहता है वो रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लो ये दीवार लेते हैं तो ये होगी लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें तो ये जो दीवार है इसकी बात हो रही है, इस दीवार में देखो आप, ये ले लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दे रखा है एक और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये दे दी हमें कितनी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 क्रमागत रहेगी या आसन्न फलकें रहेगी जो आपस में जुड़ी हुई है, तो उसमें इसी प्रकार की बात होगी। जैसे 3 आसन्न फलकें क्या है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये और ये 3 फलकें हमने बात करी, ये इस दीवार की 3 आसन्न फलकों की। अब चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम बात करें लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और आखिरी बचा है ऊंचाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और अब आखिरी बचा ऊंचाई गुणा लंबाई। तो हम ले लेते हैं ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसन्न फलकों का मतलब ये है कि उस फलकों में वो जो रहे फलके वो एक दूसरे से क्या रहे, कनेक्ट रहे। ऐसा नहीं कि एक इधर की ले ली और एक उधर सामने की ले ली, या एक इधर और एक ऊपर की ले ली। उन तीनों ही फलकों में जो रहेगी दो भुजाएं सेम रहनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर इस 15 सेंटीमीटर वाले की अगर उस पीछे की दीवार की बात करूं तो उसमें दो भुजाएं सेम नहीं रहेगी, ऊपर वाली की बात होगी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की ये रहेगी।
एक दीवार ये रही, एक ये रही और एक ऊपर वाली, ताकि इसमें इसमें और इसमें दोनों में क्या रहे, दो भुजाएं कॉमन रहे। अगर मैं पीछे वाली लूंगा तो उसमें और इस सामने वाली में एक भी भुजा कॉमन नहीं रहेगी। तो आसन्न फल के क्या रहेगी, वो फल के लेनी है जिनकी दो दो भुजाएं सेम हो। अब मैं अगर इस वाले फलक को लेता हूं तो ये देखो, ये इसमें है, ठीक है, और ये वाली भुजा जो रहेगी इसकी इसमें है, और इसी आसन्न फलक की भुजा क्या रहेगी, इसमें भी रहेगी। तो ये जो फलक रहेंगे ये 1 2 और 3 ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई का हमें पता चल गया। और घनाभ का आयतन क्या रहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर हर चीजें डबल आ रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर इन तीनों को गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, लंबाई का स्क्वायर गुणा चौड़ाई का स्क्वायर गुणा ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 20 गुणा 15। देखो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दो दो बार है, तो अगर मैं इन तीनों को गुणा करता हूँ तो ये आता है। और हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं इसको अंडर रूट में ले लूं और इसको अंडर रूट में ले लूं तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो इस पर अंडर रूट लगा दे और इस पर अंडर रूट लगा दे तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। अगर इस पर अंडर रूट लगा दे तो क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये बराबर किसकी होगी, 12 गुणा 20 गुणा 15। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आता है अंडर रूट में 60 गुणा 60। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 60। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या आएगी, 60 आएगी। तो आयतन क्या हो गया घनाभ का, 60 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सी ऑप्शन दें। घनाभ का आयतन क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन की हम बात करें तो हमने यहाँ से ऐसे निकाल लिया था, क्योंकि हमें लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई दे रखा था। तो आपको यहाँ तो मैंने विस्तृत रूप से बताया, इसलिए आपने ऐसे किया। अब अगर आपके पास डायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, एक घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही अंडर रूट में 12 गुणा 20 गुणा 15 करना है। v बराबर आयतन बराबर क्या होगा, अंडर रूट 12 गुणा 20 गुणा 15। यहाँ से आयतन का वैल्यू आ जाएगी 60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तीनों फलकों का जो एरिया दे रखा है उसको अंडर रूट में लिख लो। v बराबर होगा अंडर रूट पहले फलक का एरिया गुणा दूसरे फलक का एरिया गुणा तीसरे फलक का एरिया। यहाँ से v का वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लोगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो एक तार दे दिया, तार का मतलब क्या हो गया, अब देखो ये एक तार है, ठीक है, इसका व्यास कितना है, ये नीचे 6 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 7 मीटर। 7 मीटर व्यास सेंटीमीटर में, तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे तो 700 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। अब देखो व्यास दे रखा आपने, व्यास दे दिया 6 सेंटीमीटर। ये तार अपने आप बेलन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर व्यास 6 दे दिया, लंबाई हमें पता है, तो बेलन की लंबाई पता है और व्यास पता है। व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 6/2, तो 3 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या है और बेलन की ऊंचाई कितनी है 700 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया नीचे का पाई आर स्क्वायर गुणा हाइट h। ये बेस का एरिया गुणा इस हाइट h को मैं गुणा कर दूं तो बेलन का आयतन। तो यहाँ से मैं फॉर्मूले में पाई आर की वैल्यू 3 की घात 2, h हमें पता है 700, पाई की वैल्यू हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आप 22/7 प्रयोग में लेवे। इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न में दी हुई तो आपको उसी वैल्यू को यूज करना है। तो जनरली पाई की वैल्यू हम 22/7 ही यूज करते हैं। 3 का स्क्वायर आया 3 × 9, यहाँ लिख दिया हमने 700। 7 से 700 कटे कितनी बार, 100 बार। इनको कैलकुलेट करा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, पीछे आया 2 0, 19,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा बेलन का आयतन कितना 19,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सी ऑप्शन जो रहेगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अब पहले आप दो ऑप्शन देखो, पहले दो ऑप्शन में इन्होंने क्या करा, 198 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। 7 मीटर है, इसको इसने सेंटीमीटर में नहीं बदला। आप यहाँ भी फंस सकते हो, आप देख डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर और 7 मीटर को ध्यान से ना देख के इसको भी सेंटीमीटर समझोगे तो आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो ये ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा, 198 सेंटीमीटर क्यूब उत्तर आएगा और आप इस पे टिक करके आगे निकल जाओगे, आपका प्रश्न वही गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ व्यास दे रखा है, अगर आप इस 6 सेंटीमीटर को डायरेक्ट त्रिज्या समझ लेते हो तब भी आपका उत्तर आएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ पर भी आप फंसोगे, या अगर आपने 7 मीटर को अगर आपने 700 सेंटीमीटर बदल लिया और व्यास को आधा नहीं किया, मतलब त्रिज्या नहीं बनाया, तो भी आपका उत्तर ये भी आएगा। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या क्या दे रखा है,
व्यास दे रखा है तो उसको त्रिज्या बनाने के लिए आधा करें, और अगर लंबाई मीटर में दे रखी है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय। अब देखो यहाँ इस नाप का एक टैंक दे दिया, टैंक का मतलब ये घनाभ, घनाभ के आकार का टैंक है, ये टैंक है घनाभ के आकार का। इसको ले लेते हैं, मान लो ये 2 मीटर की है लंबाई, ये जो ऊंचाई है ये है 1.5 मीटर, और चौड़ाई इसकी मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई हमें पता ही है, अब चौड़ाई हम ले लेते हैं इसकी कितनी, 1 मीटर। 2 मीटर लंबा, 1.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा। अब ये एक तरफ से ये टैंक है, अब इस टैंक में 20 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या रहे, पानी भर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा पूछ रहे हैं। तो इस टैंक का मैं पहले तो आयतन निकाल लूं, आयतन निकालने के बाद उसमें 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है, तो इसका 20 का मैं भाग दे देता हूँ, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, कितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा। तो पहले तो मैं निकालता हूँ टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2 गुणा 1.5 गुणा 1 बराबर 3 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो आप 20 लीटर प्रति मिनट की दर से, और यहाँ मीटर है, अब मीटर को लीटर में कैसे बदलेंगे, तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो 3 मीटर क्यूब में कितना होगा, 3000 लीटर, मतलब हमें 3000 लीटर पानी भरना है। अब इस 3000 लीटर पानी को 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में समय कितना लगेगा, इस 3000 को मैं 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने में कितना समय लगेगा, इस 3000 को 20 से डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा 150। कितना आया, 3000 को 20 से डिवाइड करा तो कैलकुलेट करने पे कितना है, 150 मिनट। अब 150 मिनट किसके बराबर है, 150 मिनट की बात करें तो 2 घंटे और 30 मिनट, तो उस टंकी को भरने में 2 घंटे और 30 मिनट लगेंगे। तो 2 घंटे 30 मिनट ऑप्शन का ये रहा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप यूनिट का भी ध्यान रखें, यहाँ मीटर क्यूब में दे रखा है और हमें लीटर प्रति मिनट की गति दी हुई है, तो लीटर प्रति मिनट में तो मीटर क्यूब को लीटर में बदल दिया, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 3 मीटर क्यूब में 3000 लीटर हुआ, 3000 में हमने 20 का भाग दिया, तो यहाँ से क्या है, 150 मिनट हमारे क्या हो गया, उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक 22 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन, बिना अधिव्यापन का मतलब है जब मैं कागज को मोड़ूंगा तो जब वो उसके दोनों ही किनारे यहाँ पे टच हो जाएंगे, मैं वहीं पर उसको रोक दूंगा। ऐसे नहीं कि आपने इतना घुमा दिया कि वो एक दूसरे पे चढ़ गए, फिर तो आकृति आप चाहो तो बिल्कुल छोटी सी पतली सी मोमबत्ती के समान भी बेलन बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस कागज को ऐसे मोड़कर बस ऐसे टच करना है, ठीक है, उसको एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है। तो आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन के एक 4 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया गया, इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो पहले तो एक आयताकार क्या था, कागज था, ये एक आयताकार कागज था। अब इस कागज को क्या करा, घुमाया, इसको मोड़ दिया और इसको मोड़ के क्या बना दिया, इसका बेलन बना दिया, ये ऐसे बेलन बन गया, ठीक है। अब देखो इस आयताकार कागज को क्या किया, मोड़ा और इसका बेलन बना दिया, इसको ऐसे घुमाया, यहाँ से इसको यूं पकड़ के और इसके बस टच कर दिया, जिससे क्या ये गोला बन गया, ऐसे गोलाकार आकृति में आ गया और इसका क्या बन गया, बेलन बन गया। तो ये जो था ये था 22 सेंटीमीटर तो लंबा था और 4 सेंटीमीटर ऐसा था, ठीक है। अब इसको क्या किया, 4 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया, जो बेलन है वो कितना सेंटीमीटर ऊंचा बनाया, 4 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया। तो बेलन जो है वो ऊंचाई में कम है और उसका जो गोलाकार आकृति वो ज्यादा है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बना दिया, इसकी ऊंचाई मैंने कितनी ली, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, ये तो हो गया 4 सेंटीमीटर। और ये जो 4 सेंटीमीटर है इसको क्या करा, इसको ऐसे घुमाया था, ठीक है। इस आयताकार आकृति को भी मैं जैसे हमने बेलन को घुमाया उसी प्रकार से ले लेता है, इस आयताकार आकृति को भी मैं उसी प्रकार से लेता हूं जैसे हमने बेलन को बनाया, ठीक है। ये तो हो गया 4 और ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे घुमा के मोड़ के और इन दोनों पृष्ठों को इसे टच कर दिया, इसको जैसे टच किया तो इसी आकृति में आ गया। अब ये जो गोलाकार आकृति है, ये वृत्त जो बना हुआ है, ये कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, परिधि। ये जो 2 पाई आर है,
इस बेलन के ऊपर का जो पृष्ठ देखे हम, ऊपर की जो छत देखे एक तरह से बेलन की, तो ये कितनी है 2πr, ये किसके बराबर होगी 22 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी 22, यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करके 22/2 पाई, पाई का मान हम 22/7 रखे, तो यहाँ से आ जाएगा 22/2 गुणा 22/7, जो नीचे बटा के साथ रहेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, या 7 22 से 22 कट गए, मतलब 7/2। आर की वैल्यू क्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऊंचाई हमें 4 पता है, आर हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई 7/2, आर आई 7/2, ऊंचाई हमें पता, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr गुणा h, 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू आई 7/2, h है 4, यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 4 गुणा 22 बराबर 88। तो यहाँ से जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया वो कितना आया दोस्तों 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में आंसर है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपको बेलन भी बना सकते हैं। अब अगर इसी बेलन को अगर वो 22 सेंटीमीटर की जगह से नहीं मोड़कर इस प्रकार से मोड़ देता तो जो बेलन रहता वो इस आकृति का बन जाता, बस मोड़ने का प्रकार अगर वो चेंज कर देता तो बेलन आपका ऐसा बन जाता। देखो एक पतला सा बेलन बन जाता अगर उसको 4 सेंटीमीटर का। अब जो इसमें हाइट रहती है वो 22 हो जाती, और ये जो एरिया रहता है ये 2πr जो रहती है, ये 2πr किसके बराबर हो जाती, 4 के बराबर हो जाती अगर इसको इस तरह से मोड़ते, ऐसे ना मोड़ के ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मोड़ देते। तो यहाँ पर आप उस प्रश्नों में ये भी ध्यान रखें वो कागज को किस प्रकार से घुमाना चाह रहा है, क्योंकि उसने हाइट बोल दी थी 4 सेंटीमीटर ऊंचा, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचा था, इसका मतलब इसको ऐसे ही घुमाया होगा, ऐसे ना घुमा के कैसे ऐसे घुमाया होगा। अगर वो बोल देता 22 सेंटीमीटर ऊंचा तो फिर हम इसको क्या करते, ऊपर से नीचे ऐसे घुमाते। तो ये जो हाइट रहती है तो 22 ही रहती है, और ये जो गोला जो यहाँ पर ऊपर जो बना है 2πr परिधि जो आती है वो कितनी आ जाती है 4 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, एक 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर ऊंची दीवार के 2 दरवाजे 2 मीटर 1.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या आपको एक पूरी दीवार का माप दे रखा है, फिर उस दीवार में 2 दरवाजे बने 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर के, उनका माप दे दिया, और पूछ रहा है कि 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करें, उस दीवार का आयतन निकाल लें। उस दीवार के आयतन में से जो 2 गेट हम उसमें लगा रहे हैं उनका आयतन अगर हम घटा देंगे तो बची हुई जगह आ जाएगी जहां जहां पर ईंटें लगेगी। तो उस बची हुई जगह का आयतन हमें पता चल जाएगा जहां पर ईंटें लगेगी, तो उस आयतन में हम एक ईंट का आयतन का भाग दे दे तो हमें ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखो दरवाजे का आयतन मैं निकालता हूं पहले, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, तो यहां से हम बात करें दीवार का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 20 गुणा 5 गुणा 50। देखो यार 50 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलो, 50/100, 50 से कटे 2 बार, 2 से 20 कट जाएंगे 10 बार, आंसर आ जाएगा 50। दीवार का आयतन आया 50। अब हम 2 दरवाजे हैं तो लिखते हैं दरवाजे का आयतन, यहाँ से मैं दरवाजे का आयतन अगर कैलकुलेट करूं दोस्तों तो दरवाजे का आयतन क्या आएगा 2 गुणा 1.5, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है, गुणा 50 सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको भी मैं मीटर में बदल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करते हैं 2 बार, 2 से 2 कट के 1.5 कितना मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब। यह एक दरवाजे का आयतन है। हमें कितने का पूछा है, दरवाजे बनाए 2 दरवाजे, तो 2 दरवाजों का आयतन, 2 दरवाजे का आयतन, तो 2 दरवाजों का आयतन आ जाएगा 1.5 गुणा 2 बराबर 3 मीटर क्यूब। अब हमें दरवाजों को, दोनों दरवाजों का आयतन पता चल गया, दीवार का आयतन पता चल गया। इस दीवार के आयतन में से मैं दरवाजे का आयतन घटा दूं तो वह आयतन आ जाएगा जिसमें हमें क्या लगानी है, ईंटें लगानी है। तो ईंटें लगाने वाला आयतन, ईंटों को लगाने के लिए उपयुक्त आयतन,
उपयुक्त आयतन, या एक तरह से समझा आप ईंटों को आप उसमें दीवार में क्या भर रहे हो, मतलब उस दीवार में इसको लगा रहे हो। उपयुक्त आयतन कितना रहेगा, वो रहेगा दीवार का आयतन माइनस दरवाजों का आयतन, तो कितना हो गया 47 मीटर क्यूब। अब इस 47 मीटर क्यूब हमें आयतन पता चल गया, इसमें हमें एक ईंट का हम आयतन निकाल ले और उसका भाग दे दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ईंटों की संख्या। तो हम ईंटों की संख्या यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, जो हमने ईंटों को लगाने के लिए उपयुक्त आयतन है 47 मीटर क्यूब, इसमें हम ईंटों का एक ईंट का आयतन का भाग दे देते 25 गुणा 16 गुणा 10। अब देखो यहाँ 25 गुणा 16 गुणा 10 जो ईंटों का माप दिया गया है ये जो है ये सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर जो 47 है इकाई में मीटर क्यूब में। तो इस मीटर क्यूब को मैं अगर सेंटीमीटर में बदलूं, हर एक मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि m की घात 3 है। यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, 47 मीटर क्यूब में थे, तो मुझे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिए हुए, मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इन तीनों को गुणा करूंगा। अब यहाँ पर क्या था, मीटर क्यूब था, इस मीटर क्यूब को मुझे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हर एक मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा। 3 मीटर है यहाँ पे, मीटर की घात 3 मतलब 3 बार मीटर का गुणा हो रहा है, तो एक एक मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल, तो एक मीटर के 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर के 100 और तीसरे के 100। अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से ईंटों की संख्या को, तो हम देखो 10 से ये कैंसिल हो गया, 25 से 100 कटे 4 बार, 4 से 16 कटे 4 चौक 16, और 4 से फिर 100 को काटा जो कितना है 25 है। 25 गुणा 47 या फिर 10 गुणा 25 गुणा 47 है, 47 गुणा 25 गुणा 10। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका मान आएगा 11,750 ईंट। ये ईंटों की क्या रहेगी, संख्या रहेगी। तो 11,750 कौन सा भी ऑप्शन रहेगा आपका, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आए दोस्तों तो आपको याद रखना, कभी दरवाजों की जगह खिड़कियां भी आ सकती है, या कोई रोशनदान, ऐसे कुछ भी नाम देके वो आपको पूछ सकते हैं, तो आपको उस एरिया को या उस आयतन को वहां से क्या है, घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने क्या किया, उस आयतन को घटा दिया। नेक्स्ट हम बात, यहाँ पर हमने आयतन इसलिए लिया। अब बहुत से सोच सर एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि दीवार की मोटाई अगर 50 सेंटीमीटर है और अगर 10 सेंटीमीटर हम इस ईंट की मोटाई माने, तो 10-10 के 5 ईंटें रखनी पड़ेगी उस दीवार को इतना पूरा करने के लिए। तो एक तरह से देख ले आप, उस दीवार का आयतन नहीं, वो दीवार जो है वो उसमें आयतन की जगह आयतन ले लगे। अगर हम उस दीवार का आयतन लेंगे तो उसमें ईंटों की जगह समझ लो, अब ये ईंट को पानी समझ लो, इस पानी को हम भर रहे हैं, तो हम अगर किसी दीवार में किसी पानी को डाल रहे हैं या भर रहे हैं तो उसमें हमें आयतन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से हम ईंटों को उसमें रख रहे हैं तो इस ईंटों का भी हमें क्या पता करना पड़ेगा, आयतन करना पड़ेगा, और दीवार का भी हम आयतन निकालेंगे, और आयतन में आयतन का भाग देंगे तो भी हमें क्या पता चलेगा, ईंटों की संख्या पता चलेगी। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व लंबवत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है का आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो शंकु यहाँ पर दिया गया है, मान लो ये शंकु मैंने बना दिया। अब इस शंकु में हमें क्या दे रखा, इसकी त्रिज्या और लंबवत ऊंचाई, त्रिज्या दे दी 3 सेंटीमीटर, ये 3 दे दी, लंबवत ऊंचाई 4 दे दी। तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, एल। अब पूछा क्या है, आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दो। अब अगर हमें पूछा है शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से हम कैलकुलेट कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर का अगर हम मान रखें, आर की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर कितनी दे रखी, 3 गुणा 3, और एच कितना है 4। यहाँ से हम कैलकुलेट इसको करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आयतन की वैल्यू अगर हम निकालें, या मैं इस पाई की वैल्यू को पाई ही रहने देता हूँ, क्योंकि 22/7 से हम इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। वहां पर ऑप्शन में देखना, अगर ऑप्शन में भी इस प्रकार के प्रश्न में जहां पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाए 22/7 या पॉइंटों में आंसर दे रखे, तो वहाँ ऑप्शन में भी शायद पाई के ऑप्शन में ही उसको देंगे। तो यहाँ से आयतन आ गया 12 पाई। अब अगर पाई की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी है तो आप उसको रख ले, नहीं दे रखी है तो आप इसका पाई में आंसर रखें। ठीक है, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन के बाद हम बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो इसका जो ये फर्श है इसका क्षेत्रफल, या जो नीचे का एरिया है एक तरह से बेस, इसका क्षेत्रफल गुना इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाले का क्षेत्रफल, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा आर की वैल्यू 3 की घात 2 गुणा पाई आर की वैल्यू 3 और एल कितना है 5 आया।
तो 9 पाई प्लस 15 पाई बराबर 24 पाई। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब पूछा वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर पाई आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 5 बराबर 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ का हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ का हो गया, और ये क्या हो गया, शंकु का आयतन हो गया। एक ही सवाल में बेटा आपको तीनों ही चीजें बता दी, आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर हमने एल का मान भी निकाल लिया, हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दी थी, हमें त्रिज्या दे रखी थी, और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबवत ऊंचाई दे रखी थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आखिरी सवाल की बात करते हैं। गोलों ए और बी की त्रिज्या क्रमशः 20 और 10 सेंटीमीटर है। ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। दो गोले दे दिए, एक तरह से देख लो, आपको दो गोले दिए हुए हैं। ये पहला गोला, ये दूसरा गोला। ठीक है, इसकी तो त्रिज्या दे दी आपको 20 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे दी आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी, 10। अब ये यूं कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, तो ए बटा बी लिख के इसका पहले वाले का 4 पाई आर वन स्क्वायर बटा 4 पाई आर टू स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो पहले वाले में आर वन कितनी थी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर वन कितनी है, 20 का स्क्वायर बटा आर टू कितना है, 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 बटा 100 बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बटा 1, 4 अनुपात 1 क्या हो जाएगा, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। 4 अनुपात 1 ऑप्शन का है, ये रहा पहला ऑप्शन। 4 अनुपात 1 क्या हो गया, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह गोले के आयतन का अनुपात पूछ लेते तो वही ए बाई बी कर देते, आयतन में आ जाता 4 बटा 3 पाई आर क्यूब आर वन क्यूब बटा 4 बटा 3 पाई आर टू क्यूब। यहाँ से यहाँ आर वन से आर 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाते, आर वन क्यूब बटा आर टू क्यूब, तो 20 की घात 3 बटा 10 की घात 3, ऐसे कैलकुलेट कर देते, ये आ जाते 800, 8000 बटा आ जाता आपके 1000। इसको अब कैलकुलेट करते तो यहाँ से आते 8 बटा 1, तो उनका आयतनों का अनुपात क्या आ जाता, 8 अनुपात 1 आ जाता। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। यह मैंने घन घनाभ शंकु बेलन से संबंधित सवाल करा दिया, लगभग इसी प्रकार के प्रश्न वहां पर रीड में पूछे जाते हैं। फिर भी प्रश्न को अगर घुमाकर आपको पूछा जाए तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़े। बेसिक कंसेप्ट यही है, सारे फॉर्मूले आपको बता दिए, फलक, दीवाले, शीर्ष, कोने, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। तो इन बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़कर अगर करेंगे तो वो आपको कितना ही घुमाना चाहे आप उसको एकदम आराम से प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आप बेसिक लेते हुए चले, प्रश्न तो अनंत बन सकते, प्रश्नों की तो संख्या कितनी भी हो सकती है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जिससे आप सवाल के अंतिम रूप तक पहुंच सके और उसका आंसर प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे वो बहुत मिनिमम क्लास लूंगा मैं, क्योंकि अब रीट का पेपर आपका आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास जो मैथ की रहेगी उसमें हम जो आपके सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसी को कवर करेंगे और उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। मिनिमम मैं 4 से 5 सवालों में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।